जैसे मुंबई को शंघाई, बनारस को क्योटो बनाने की बातें होती रहती हैं। इस लिस्ट में एक नई बात है लक्षद्वीप को मालदीव बनाने की। इन सबके बीच लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लेकर स्थानीय लोग गुस्से में हैं। उन्होंने मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में बीफ के मांस पर पाबंदी लगा दी है, शराब पर लगी पाबंदी हटा दी है। एक लंबी लिस्ट है उन बदलावों की जिससे लोग नाखुश हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। तो इस बीच सवाल इंडिया का है ये, द्वीप में लक्ष्य क्या है, राजनीति या बदलाव? आइए इसी पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और रजत सेठी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहसीन, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, क्या है द्वीप में लक्ष्य? देखिए, आपको समझना होगा संकेत जी, जब इस वक्त मोदी सरकार ने 7 साल देश को बेहाल कर दिया और अब कोई इश्यू बचा नहीं किस तरह से देश को डाइवर्ट करे, तो अब ये एक आइलैंड्स को ये टारगेट करे, यूनियन टेरिटरी को टारगेट करे, सिर्फ इसलिए ताकि ये हिंदू मुसलमान का विवाद बने और देश में जो है कम्युनल पॉइजन, कम्युनल वायरस जो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है वो स्प्रेड हो। लक्षद्वीप का जो क्राइम रेट है, मैं मोदी जी का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, उनका डेटा बता रहा हूं, पार्लियामेंट्री डेटा, ये हमारे मुल्क में सबसे कम है। लक्षद्वीप में जो टूरिज्म है, मोदी जी के गुजरात से अधिक टूरिज्म आता है। लक्षद्वीप में जो हमारी महिला है वो गुजरात से ज्यादा सुरक्षित है। मैं मोदी जी के रिकॉर्ड बता रहा हूं, जो पार्लियामेंट में एनसीआरबी का रिकॉर्ड है उसको मैं पेश कर रहा हूं। तो आप काहे चीजों को चेंज करना चाहते हो और आपको लोकल्स की जमीन क्यों लेनी है? वही जमीन लेते जो मोदी जी के 2 बड़े बॉसेस है, उनके जो 2 मालिक है, जिनको रोज सुबह वे सलाम करते हैं, उनको देना है क्या आपको जमीन? आप क्यों लोगों की जमीन लेना चाहते हो? आपको क्या मतलब है लोगों की जमीन लेकर? इसका भी जवाब दें। जी रजत सेठी, आप जवाब देना चाहेंगे? एक सवाल मेरा तहसीन आपसे वैसे ये भी था, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर कोई ये स्वप्न देख रहा है कि लक्षद्वीप जो है वो मालदीव की तरह एक पर्यटन स्थल बन जाए, तो इसमें गलत क्या है? वो सवाल लेकर के मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन रजत सेठी जवाब दे दूं या? नहीं, अभी नहीं, एक सेकंड पहले रजत बोल लें फिर। हाँ रजत। देखिए संकेत जी, ये सब बचपनों की तरह ऐसे टॉपिक्स को डील करना न देश के हित में है, न वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उनके हित में। मैं आपको बताऊं, यही सब तर्क जो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी दिए जाते थे कि वहाँ पे बीजेपी आएगी, बीफ बैन होगा, ये होगा, वहाँ की जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, उस पर इम्पैक्ट होगा। और विकास का तो मजाक कांग्रेस ने उड़ाया ही था पिछले 70 सालों में। और कांग्रेस की अगर आप बात करें तो उनका तो हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र रह जाए जहाँ पे विकास होने की ना बात हो, ना चर्चा हो, ना राजनीति वहाँ पे विकास उन्मुख हो। तो ऐसी हमेशा से रहा है। नॉर्थ ईस्ट में हमने बदलाव देखा, बड़ा सिस्टमैटिक चेंजेस देखे, और आज जब जनता ने डेवलपमेंट और विकास को अपने पास से महसूस किया है, तब वो समझ में आया उनको कि भाजपा किस विजन के बारे में बात करती थी। अभी लक्षद्वीप में कोई भी ऐसा पॉलिसी जो था, अगर आप टूरिज्म प्रमोशन की पॉलिसी लें, प्रफुल्ल जी जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने 2020 में, जनवरी 2020 में जो पॉलिसी आई उसी के क्रियान्वयन को करने के लिए आगे स्वीकृति दी। ऐसा नहीं है उसके पहले एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि अभी का इशू भी इतना बड़ा इशू था जो कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन मिल बैठ के इसको एड्रेस नहीं कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस्लामिस्ट हैं, और मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द बोल रहा हूँ, कुछ इस्लामिस्ट लोग हैं जो कि इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो अब आप ये बताइए, जहां धर्म की बात आती है वहां पर कांग्रेस ओपनली आके खड़ी होती है इस्लामिज्म की तरफ, और इस्लामिज्म का यही थे जहां पर अगर आप देखेंगे बीफ जो हो, उनको चाहिए कि बीफ पे कोई बैन ना हो लेकिन लिकर पे बैन हो। ये दो मुआ बातें हैं कि नहीं है? और ये इसका पूरा कारण इस्लामिज्म से है, इसके अलावा और कोई कारण हो नहीं सकता। एक बहुत गंभीर आरोप आपने लगाया है जिसका जवाब तहसीन देंगे तो कर दूं मैं, और भी मैं बोलना चाहता हूं कि इस्लामिज्म क्यों है। आप देखिए, आपकी ही एनडीटीवी में लगातार लेख छपते आए हैं कि वहां पर आईसिस मूवमेंट लक्षद्वीप में हो रहा था। जब आईसिस अपने पीक पर था तब भी लॉ एंड ऑर्डर के सीरियस और गंभीर प्रश्न उठे थे। 3000 करोड़ का ड्रग हॉल वहां पर हुआ था, ड्रग रैकेट पकड़ा गया था। 3000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है। वहां पर भी ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय बहुत प्रमुखता से एक समय आया था, लेकिन ये सब चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि तब तक कांग्रेस। लेकिन रजत जी, आप मुझे ये बताइए कि देखिए, क्या लोगों के साथ बैठ करके, मैं तो एक समानता देख रहा हूं, एक सेकंड तहसीन आऊंगा मैं, एक समानता देख रहा हूं। हर बार ये बात बोली जाती है रजत, और आप मुझे अगर समझा पाए तो गनीमत।
हर बार ये बात होती है कि हम लोगों के साथ बैठ करके इसको सुलझा लेंगे, लेकिन ये चीज पहले क्यों नहीं हो सकती थी? आप पहले ही लोगों से बात कर लेते और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर ये सब कानून या बदलाव के बारे में बात करते, प्रस्तावित बदलाव जो हैं। यही चीज हमने सीएए में देखी, यही चीज हमने किसान वाले बिल में देखी, और अब यही चीज हम यहां देख रहे हैं। कुछ हद तक मुझे ऐसा लगता है, मैंने शरद पवार जी का भी लेटर पढ़ा जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, उसमें करीब 13 ऐसे पॉइंट थे जिसमें मुझे लगता है 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि राजनीतिक नहीं थे और जो मिल बैठ के उनका हल निकाल पाना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें, जो लार्जर थीम थी जो शरद पवार जी ने रेस किया, वो लार्जली वहां की लोकल मुस्लिम इस्लामिक जो जनसंख्या और बहुसंख्यवादी हैं, जिसमें 96% एक ही जनसंख्या के वो अपने ही कल्चर को जगह का कल्चर मानने पे बैठा हुआ है और उसको स्टोक किया जा रहा है। लगातार वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं जो उसको बार बार स्टोक कर रहे हैं, इसीलिए समस्या आती है। तहसीन पूनावाला के पास आना चाहता हूं। इंटेंशन सही नहीं है वहां, इंटेंशन की नियत के बारे में सवाल किए जा रहे हैं। तहसीन पूनावाला, आप जवाब देंगे? रजत सेठी का यह कहना है कि आप जबरदस्ती हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस पर मैं बस एक चीज और जोड़ दूं, वहां के जो स्थानीय सांसद हैं मोहम्मद फैजल, उनसे हमारी बात हुई, उनका यह कहना था कि हमको प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और वो उसके पीछे जो उनका मकसद है कि यहां पर अपने लोग फिट करना और अपने लोग यहां पर लाना और उनकी दुकान चलवाना, ये है। उनको हिंदू मुस्लिम से और मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बयान यहां पर रख रहा हूं। तहसीन पूनावाला, देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मैं नहीं जानता हूं इस पैनल में आप संकेत भाई या रजत भाई कितनी बार लक्षद्वीप, मालदीव और ज़ैंज़िबार जो एक मुस्लिम आइलैंड है अफ्रीका में गए हुए, लेकिन इन तीनों जगह पर मैं हर साल जाता हूँ। ज़ैंज़िबार एक साल से नहीं गया कोविड को लेकर, और दूसरी बात, मैंने अपना स्नॉर्कलिंग और अपना स्कूबा डाइविंग का कोर्स लक्षद्वीप में किया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति एनडीटीवी जो देश का सबसे ट्रस्टेड न्यूज चैनल है, 25 साल से आप ट्रस्टेड ब्रांड हो, उस पर आकर कहे कि इस्लामिक कल्चर है लक्षद्वीप में, इससे बड़ा झूठ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना, शायद संकेत भाई आपने नहीं सुने, और आपको ये झूठ कॉल आउट करने का आपका कर्तव्य है। लक्षद्वीप में कोई इस्लामिक कल्चर नहीं, ना लक्षद्वीप में है, ना मालदीव में। और वैसे मालदीव में भी सिर्फ रिजॉर्ट पर आप अल्कोहल पी सकते हैं, जैसे गुजरात में अलाउड नहीं है अल्कोहल, इससे कोई गुजरात इस्लामिक कल्चर नहीं हुआ। तो पहले हम सत्य को एनडीटीवी पे बोल रहे, क्योंकि ये विश्वासिक चैनल है। दूसरी बात, देखिए, रजत जी ने कहा कि क्राइम रेट लक्षद्वीप में ज्यादा है, लेकिन मैंने डेटा कोट किया। इन्होंने मन की बात की, मैंने काम की बात की। मन की बात अक्सर खोखली होती है, काम की बात जरूरी होती है। काम की बात है एनसीआरबी का डेटा जो राजनाथ सिंह जी ने 2017 में और उसके बाद 2020 के बाद 19 में अमित शाह जी ने, उनके एमओएस ने पार्लियामेंट में पेश किया। और एनसीआरबी का डेटा बताता है कि लक्षद्वीप का क्राइम रेट गुजरात से कम है। तीसरी बात, लक्षद्वीप का डेटा यह भी बताता है कि लक्षद्वीप में गुजरात से ज्यादा टूरिज्म आता है। तो आपके सारे तर्क जो आप एनडीटीवी पे देते हो, आप ही की सरकार का डेटा, ये बकवास डेटा है। तो लेना चाहते हैं। लास्ट चीज, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, प्लीज। आप बार बार, मैं आऊंगा रजत, आऊंगा आपको जी, बीच से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया था, मैं था मॉब लिंचिंग के केस, मैंने कहा था सारे मुल्क में बीफ बैन करवा दो, लेकिन जो वहां पे सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले थे उन्होंने कहा ये नहीं होगा। बीफ गोवा में बिकता है, इनके मुख्यमंत्री खरीदते हैं। बीफ नॉर्थ ईस्ट में आसाम को छोड़ते सब जगह मिलता है, रजत जी नॉर्थ ईस्ट में काम करते। देखिए, आप बार बार गांव का मुद्दा आपने क्यों लाया संकेत जी? क्योंकि कम्युनल वायरस यानी बीजेपी वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। इससे मैंने, चलिए अब जवाब ले लें। रजत, उनका ये कहना है, मैं एक शब्द का प्रयोग कर दूं जिससे और आसानी समझ में आएगा, कि ये बीजेपी की एक टूल किट हो गई है कि ये हर जगह नहीं। मुझे मालूम था तहसीन के भी मन की बात पता है, तो मैंने बोली दिया। फिर आप शर्मा क्यों रहे हैं? हाँ रजत जी, आपका जवाब, कि ये जो है एक सेट पैटर्न पे बीजेपी ने किया है, इस आरोप का आप कैसे जवाब देंगे? अगर विकास की कोई टूल किट पर भाजपा चलती है तो ये सच में चलना चाहिए उनको। और मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी दल भी एक टूल किट बना लें विकास के लिए, क्योंकि 70 साल में जो उन्होंने टूल किटें बनाई हैं, लक्षद्वीप इंक्लूडेड, और ऐसे पिछड़े हुए सारे क्षेत्रों को आप ले लीजिए, आप अंडमान को ले लीजिए, लक्षद्वीप ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, लद्दाख ले लीजिए, आपको दोनों टूल किटों को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ बहस ही नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ आप एनडीटीवी के ही आर्टिकल्स को रेफर कीजिए। मैं यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक स्टडी करके आया हूँ, मैं बहुत स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, लक्षद्वीप में जो पेटी क्राइम्स हैं वो कम होते हैं, बट ऑर्गेनाइज्ड आईसिस मूवमेंट, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हॉल्स 3-3 हजार करोड़ के, जो कि भारत में कहीं पे भी स्केल के ड्रग हॉल्स नहीं हुए, वो लक्षद्वीप में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रिवेंशन फॉर सोशल अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर चल रहा है तो उसके ऊपर अगर और भी बहुत चीजें हैं ना। रजत, आप मुझे बताइए कि पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए,
मैं आपको बहुत सारे इस तरीके के प्रस्ताव नहीं, अरे रुकिए ना आप संकेत जी, आपने गहरा विषय उठाया पॉपुलेशन कंट्रोल पे। मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट खुली हुई है जिसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी इन इंडियन स्टेट्स, एक सूची बनी हुई है जिसमें 18 प्रदेश हैं। और मैं आपको बताऊं, तेलंगाना, आंध्रा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, इन सारे प्रदेशों में वहां की पंचायतों में 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होने पे कंटेस्ट करना अलाउड नहीं है। मैं आपको ये चीज आपके माध्यम से दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस में सर्च करें, और ऐसे 18 प्रदेश हैं भारत में, ये कोई पहला प्रदेश नहीं है। और मैं यहां तक चाहता हूं कि ये नेशनल पॉलिसी बन सके, क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप में हमारी बस इसमें एक ही चीज देखिए, हो सकता है नियत हो सकता है, नियत पर तहसीन पूनावाला सवाल उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं नियत भी सही हो सकती है, लेकिन ये समन्वय बनाकर सबसे बड़ी आपत्ति या जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो सरकार का यही है कि हर चीज आप ठेलने की कोशिश क्यों करते हैं। संकेत, यहाँ पर एक चीज हमें ये भी समझना होगा कि कोई लक्षद्वीप में कोई ऐसा सरकार नहीं बनती है, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है जो कि जनप्रतिनिधियों से इलेक्ट होकर आए और जिसके साथ एक समन्वय बनाने की का काम यूनियन टेरिटरीज में जैसे पुडुचेरी वगैरह में भी होता है, वहां पे संभावना हो। यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बहुत छोटा एरिया है जो कि जिसको राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। गिवन कंस्ट्रेंट्स में जिस तरह से बनता आया है कानून, ऐसा नहीं कि पहली बार कानून बना रहे हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, इसके पहले भी बने हैं। अब जरूर एक सिस्टमैटिक तरीके से करने की ये बहुत बड़े स्वीपिंग चेंजेस हैं, बड़े बदलाव की बात है, तो अगर समन्वय बनता तो अच्छा होता। आप देख रहे हैं स्थानीय लोग ही आपत्ति कर रहे हैं, हो सकता है कुछ राजनीति हो, लेकिन अगर आपत्ति हो रही है तो इसके बारे में सोचा क्यों नहीं जाना चाहिए था। ये भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम था। तहसीन, आखिरी 1 मिनट बचा है, तहसीन। देखिए रजत जी, ये आपको नहीं बता सके कि वो लक्षद्वीप कब गए, जब मैं बताया। अब ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करे ड्रग्स की, मैं इस चीज को अगर मान भी लूं तो ड्रग्स हमारे मुल्क में विदेश से आता है, यानी कि मोदी जी का फेलियर है। तो मोदी जी एक्सेप्ट कर दे, मोदी जी और अमित शाह जी के इस मुल्क में वो फेल हो चुके, इस चीज को भी कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि ड्रग्स हमारे मुल्क में 3 जगह से आता है। तो वो यही तो कह रहे हैं, हम इसी को तो काबू में ला रहे हैं। अरे तो फिर मोदी जी अपने बॉर्डर्स को काबू में लाए ना। मोदी जी, अगर ड्रग्स इस मुल्क में आ रहा है तो बाहर से आ रहा है, विदेश से आता है। ड्रग्स मुल्क में मैन्युफैक्चर ही नहीं होता है, तो जब बाहर से आ रहा है तो मोदी जी, जिनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस है, वो रिजाइन क्यों नहीं करते? हर चीज में मोदी जी फेल हो गए, और फेल होने के बाद उनका टूल किट करता है हिंदू मुसलमान कैसे करो, गाय को आप ले आओ, बीफ को ले आओ, 2 बच्चों वाला मुद्दा ले आओ, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रश्न उठे। और दोबारा कोविड के बीच में यह प्रश्न उठाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि देश को भटकाया जाए। और कोविड अगर समन्वय बना होता तो एक द्वीप में जो हो रहा है उसके पीछे का लक्ष्य क्या है, उस पर इतनी बहस नहीं होती। रजत सेठी और तहसीन पूनावाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल जारी रहेंगे एनडीटीवी इंडिया। तो वैक्सीन को लेकर सियासत का स्तर और गिरता ही जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली सरकार पर तेजी से वैक्सीन लगाकर वैक्सीन खत्म करने की बात कही है। दिल्ली को आबादी के हिसाब से ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है, उनका यह कहना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब भी दिया। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो मैंने कल देखा था, वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले। तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगाने ही चाहिए, इसमें गलती क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाया, चीफ मिनिस्टर बोला जो हम 1:1 मीटिंग चाह रहा है आपके साथ, हम आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन इस मीटिंग में जो लीडर ऑफ अपोजिशन था उसका रहना नहीं चाहिए। गवर्नर का आज जो चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिया, यहाँ पे गवर्नर का रहने के लिए भी वो भी क्वेश्चन को राइज किया है। बात है एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग किसका साथ होना चाहिए? पीएम टू सीएम। यहाँ पर और जो आता है, जो गुजरात में आपको मीटिंग जब बुलाता है
तो अब तो वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था।